नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के चुनाव के लिए अधिसूचना आज, नामांकन का काम होगा शुरू। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आज हो सकता है चुनावी समझौते का ऐलान। लाबी सीट से प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ेंगे अमरिंदर सिंह। सिद्धू और अमृतसर पूर्व से टिकट, बीजेपी की आखिरी सूची से 2 मंत्रियों की छुट्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस, वोटरों को पैसे लेने के लिए उकसाने का आरोप। 19 जनवरी तक मांगा जवाब। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को केंद्र की मंजूरी। 48 घंटे तक आपात स्थिति रहने पर बंदिशें होंगी लागू। ईपीसीए को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी। एनएसजी में भारत के प्रवेश पर चीन का रुख तल्ख, कहा ओबामा को विदाई तोहफे के तौर पर नहीं दे सकते सदस्यता। अमेरिका ने लगाया था चीन पर अड़ंगा डालने का आरोप। और बुलेटिन में सबसे पहले चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। पहले चरण के तहत 15 जिलों की 73 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। 25 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 फरवरी को होगा। पहले चरण में 2,59,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण के लिए 14,514 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साइकिल का चुनाव चिन्ह और समाजवादी पार्टी का नाम अखिलेश यादव को मिलने के बाद महागठबंधन की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसका आज ऐलान हो सकता है। वहीं मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज फिर बैठक करने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने अपने 42 पेज के आदेश में साफ कर दिया कि अखिलेश गुट ही असली समाजवादी पार्टी है। पहली सीढ़ी हमने वो पार कर ली है। समाजवादी पार्टी अब हमारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी। चुनाव आयोग ने साइकिल का निशान अखिलेश यादव को देने का फैसला सुनाया तो समर्थक जश्न में डूब गए। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई। एएनआई के मुताबिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश ने ट्वीट किया कि साइकिल चलती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। रामगोपाल यादव ने भी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। ये अखिलेश जी ने भी कहा था और मेरी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हुई है, लेकिन ऑल ऑप्शंस आर ओपन। चुनाव के वक्त ये फैसला अखिलेश यादव के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। समर्थक भी मान रहे हैं कि चुनाव चिन्ह पर फैसला हो जाने के बाद अब पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। ये सिर्फ सिंबल की नहीं, समाजवादी पार्टी की 2017 में चुनाव में जीत की सुनिश्चितता है। आप मान लीजिए आज ही जीत हो गई और हम लोग जैसा कि पहले तय किया गया था कि नेताजी के संरक्षण में और माननीय अखिलेश यादव जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से चुनाव जीत के आएंगे। संख्या बल में तो अखिलेश यादव पहले ही भारी नजर आ रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग से साइकिल चुनाव चिन्ह का आवंटन के बाद अब ये बात साफ हो गई है कि राजनीति के दांव पेच में भी अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को मात दे दी है। इस फैसले को मुलायम सिंह यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसले के बाद शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। आयोग ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश गुट की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाला धड़ा ही असली समाजवादी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक तरफ तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कोई स्प्लिट नहीं हुई और दूसरी तरफ अमर सिंह की चिट्ठी है रिकॉर्ड पे जो कहते हैं कि एक अखिलेश ग्रुप का स्प्लिंटर ग्रुप है, तो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती।
तो इसलिए हमें ये सोचना होगा और इस पे फैसला करना होगा कि किसके पास बहुमत है, भारी बहुमत है। 1 जनवरी को रामगोपाल की ओर से बुलाए गए अधिवेशन में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद अखिलेश और मुलायम गुट ने आयोग में चुनाव चिन्ह पर दावा किया। पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। हम बधाई देते हैं अखिलेश जी को और हम अपील करते हैं नेताजी से, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, कि ये देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है और ये टूट का फायदा लेना चाहते थे लोग। अब नेताजी से मेरा अपील है कि आप अब एक क्षण भी मत देर करें और अखिलेश को, आपकी पार्टी बच गई, अखिलेश को आशीर्वाद दीजिए। जब बारी आई उनकी देने की जवाब, तब वो अपने सिर फुटबल में, परिवार के कलह में उलझे हुए थे। तो अब उत्तर प्रदेश को युवराज नहीं चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए, जाति और धर्म की जो राजनीति करने वाले हैं वो लोग नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को विकास देने वाली सरकार चाहिए। और आइए हलचल जानते हैं आज क्या रहने वाली है। पंचानन लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानन, अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हैं। माना जा रहा है आज महागठबंधन का ऐलान होगा जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी शामिल हो सकती है। क्या सीटों के फॉर्मूले पर भी सहमति बन गई लगती है? औपचारिक ऐलान कब तक हो जाएगा? जी हाँ, देखिए ये जो कल का जो फैसला आया उससे कहीं ना कहीं अखिलेश गुट को ऐसा लग रहा था कि फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। हालांकि ये बात सब खुल के सामने नहीं बोल रहे थे, लेकिन अखिलेश जिस तरह से कॉन्फिडेंट थे ऐसा लगता था, क्योंकि चुनाव आयोग का जो फैसला आप पढ़ेंगे उसमें भी ये साफ है कि मुलायम सिंह यादव को जो दावा करना चाहिए था चुनाव आयोग के सामने कि वो असली समाजवादी पार्टी है, ऐसा दावा उस ऑर्डर में आपको नहीं दिखता। तो अब बहरहाल बात अब आगे बढ़ गई है। यहाँ महागठबंधन की बातें हो रही हैं। कांग्रेस के साथ पहले से ही बातचीत चल रही है। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि प्रशांत किशोर जो है वो रणनीतिकार, वो पहले से ही अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत चल रही है। दिल्ली में ये बातचीत हुई, चाहे जहां प्रियंका गांधी और डिंपल उनकी मौजूदगी रही। तो ये जो महागठबंधन का जो ऐलान है, ये अब एक कह लीजिए कि औपचारिकता है। बस ये है कि सीटें कितनी मिलनी है कांग्रेस को, 100 के आसपास बताई जा रही है, 90 to 105 ये सीटें हो सकती हैं। लेकिन महागठबंधन का ऐलान आज ही हो सकता है और आज ही अखिलेश यादव पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं यहां लखनऊ में, क्योंकि आज पहला चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। 75 सीटें हैं पहले चरण में, तो उसके लिए भी सूची इनकी आ सकती है। तो आज काफी कुछ गहमा गहमी यहां लखनऊ में रहने वाली है और ये तीनों चारों चीजें जो है, चाहे मैनिफेस्टो हो या कैंडिडेट्स का ऐलान हो और चाहे महागठबंधन की बात हो, ये आज हमें यहां पर देखने को लखनऊ में मिल सकता है। प्रीति, दूसरा बड़ा सवाल पंचानन जाहिर तौर पर यह है कि अब मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे, इसे लेकर क्या सरगर्मियां हैं? देखिए प्रीति, जब कल ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आने ही वाला था, उसके पहले ही मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे लखनऊ में 19 विक्रमादित्य में, और ये कहा जा रहा है कि वो कई अपने समर्थकों को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन आप जो यहाँ जो बड़े आलोचक हैं और जो बड़े राजनीति को विश्लेषण करने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कल कि मुलायम सिंह जो है ऐसे बाजीगर हैं जो हारी हुई जब बाजी हार जाते हैं उसके बावजूद भी जीत उन्हीं की होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा बहुत संभावना रेयर है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश पुत्र अखिलेश के खिलाफ जाएंगे। हालांकि अभी कुछ कह नहीं सकते। आज शिवपाल और जो मुलायम का गुट है वो हो सकता है मीडिया के सामने आए और अपने अगले कदम का ऐलान करे। लेकिन जैसा कि हमने लालू प्रसाद यादव का अभी जो वर्जन सुना उसमें साफ है कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव आशीर्वाद देकर और पार्टी को आगे चुनाव में आगे बढ़ाएंगे, ना कि पार्टी को आगे पीछे ले जाने का काम करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब अखिलेश यादव आगे बढ़ेंगे और मुलायम सिंह यादव का उनको मॉरल सपोर्ट जरूर होगा। लेकिन अभी देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव ने जैसा कल कहा था कि वो अलग चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो क्या उस पर कोई बात आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर आज इन दोनों चीजों पर बड़ी नजर रहने वाली है। चुनाव से जुड़ी उत्तर प्रदेश पर खास नजरें होंगी महागठबंधन के ऐलान को लेकर, और साथ ही मुलायम सिंह यादव का अगला कदम क्या होता है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस दौरान बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के लिए जारी पहली सूची में 149 उम्मीदवारों के नाम हैं। चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने सरधना से संगीत सोम को टिकट दिया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मथुरा से श्रीकांत शर्मा को,
बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अमरोहा के नौगावा सादात सीट से चेतन चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड के लिए भी बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं और उनके परिजनों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरबीआई जैसी संस्थाओं को कमजोर बनाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को गरीब विरोधी करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की छवि और उनके कामों में विरोधाभास दिखता है। ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने नोटबंदी, आरबीआई की स्वायत्तता के मुद्दे पर सरकार की जमकर आलोचना की। पॉलिसी बनाओ तो बंद कमरों में बनाओ, बिना किसी से पूछे बनाओ, 1 मिनट में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। राहुल गांधी ने खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर विवाद मामले में भी प्रधानमंत्री पर तंज कसा। यहां सीने में 3 गोली खाएं, इस झंडे को यहां फहराने के लिए, उसको नरेंद्र मोदी जी ने परे कर दिया। कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है और नरेंद्र मोदी की फोटो आ गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी डराने की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की हर नीति को गरीब विरोधी करार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर 1 रैंक 1 पेंशन के मसले पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। एक तरफ जहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस अपील का कार्यकर्ताओं पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, ऋषिकेश। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची सोमवार को जारी कर दी। पार्टी ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी सीट से लड़ने की अमरिंदर सिंह की मांग मान ली है और उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। अमरिंदर सिंह अपनी परंपरागत सीट पटियाला शहर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि परगट सिंह को जालंधर कैंट से टिकट दिया गया है। इस तरह कांग्रेस ने पंजाब की कुल 117 में से 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी को 3 सीटों मानसा, लुधियाना पूर्व और अमृतसर दक्षिण पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। पंजाब में नामांकन का कल आखिरी दिन है, जबकि 4 फरवरी को मतदान होना है। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने राज्य में नशाखोरी के लिए बादल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इधर सिद्धू पर पलटवार करते हुए अकाली दल ने उन्हें अवसरवादी करार दिया है। जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। खुद को पैदाइशी कांग्रेसी बताते हुए उन्होंने राज्य की अकाली बीजेपी सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो सारी पोल जनता के सामने खोलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रिश्तों को लेकर सिद्धू ने कहा कि राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं। 2 देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं टेबल के ऊपर, तो हमारे नहीं सुधर सकते क्या? अगर लालू जी नीतीश जी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या यार हम नहीं हो सकते भाई? सिद्धू ने पंजाब की बदहाली के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्य में ड्रग्स की समस्या और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने कहा कि राज्य में नशाखोरी की समस्या राजनेताओं की वजह से है। ये क्यों बिकता है सिर्फ पंजाब में? क्योंकि पंजाब में पॉलिटिशियन, पुलिस जो कुटपुतली बना दी गई है और ड्रग पेडलर इनका नेक्सस है। सिद्धू के आरोपों का जल्द ही अकाली दल की तरफ से जवाब आ गया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सिद्धू को अवसरवादी नेता करार दिया। वो कांग्रेस के हाथ में बिक चुके हैं उन्हें, और कांग्रेस समझती है कि अकाली दल पार्टी है या बीजेपी मिलके हमारे कहीं पांव नहीं लगते,
इसलिए इनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाओ। कौन नशा कौन करते थे, ये बदनाम पंजाब को बदनाम करते। लंबे इंतजार और कई दौर की बातचीत के बाद नवजोत सिद्धू आखिरकार रविवार को कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। सिद्धू जमकर कांग्रेस की पिच पर खेलने को तो तैयार हैं, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी ये चुनाव परिणाम ही तय करेगा। सिद्धू की लच्छेदार भाषा भीड़ तो इकट्ठा कर सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वो इस भीड़ को कांग्रेस के लिए वोट में तब्दील कर सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे अपने 6 उम्मीदवार भी सोमवार को घोषित कर दिए। पंजाब में जिन 6 लोगों के नामों की घोषणा की गई है उनमें अमृतसर उत्तर से अनिल जोशी, जालंधर सेंट्रल से मनोरंजन कालिया और आनंदपुर साहिब से परमिंदर शर्मा का नाम भी शामिल है। मौजूदा 2 मंत्रियों मदन मोहन मित्तल और चुन्नी लाल भगत को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। बीजेपी पंजाब की 117 सीटों में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी पर उसकी सहयोगी अकाली दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बोंडा आदिवासियों से मिलने आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले की बोंडा घाटी में। बोंडा आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो काम किए जाने थे, क्या वो काम हुए? संविधान और कानून ने इनको जो हक दिए, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? प्रधानमंत्री कार्यालय ने रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि रोज वैली घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीबीआई को कोई चिट्ठी लिखी है। पीएमओ ने इसे लेकर कुछ अखबारों में प्रकाशित चिट्ठी को पूरी तरह फर्जी करार दिया। रोज वैली घोटाले मामले में 2 टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पॉल जेल में हैं। सीबीआई प्रमुख के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल 3 सदस्यीय पैनल की बैठक हुई। सीबीआई निदेशक के चुनाव के लिए इस पैनल में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर हैं। जानकारी के मुताबिक कल बैठक में सीबीआई के नए निदेशक का नाम तय नहीं हुआ, लेकिन दावेदारों में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आलोक वर्मा आगे हैं। उनके अलावा RK दत्ता और SC माथुर के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। 2 दिसंबर को अनिल सिन्हा के रिटायर होने के बाद से सीबीआई निदेशक का पद खाली है। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना भी सीबीआई के अंतरिम निदेशक हैं। दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग का दूसरा सालाना सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। कूटनीतिक चुनौतियों और साइबर सुरक्षा से जुड़े सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन में 65 देशों के 250 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां भी शिरकत करेंगी। सम्मेलन 19 जनवरी तक चलेगा। आरबीआई ने लोगों को राहत देते हुए ATM से कैश निकासी की सीमा बढ़ा दी है। अब एक दिन में 4,500 रुपए की जगह 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। हालांकि बचत खाते पर एक हफ्ते में 24,000 रुपए की निकासी सीमा जारी रहेगी। इसके अलावा चालू खाते से एक हफ्ते में निकासी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। नोटबंदी के बाद ATM से नकदी निकासी की सीमा 2,500 रुपए तय की गई थी। इसे बाद में बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया था। सरकार ने GST लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वस्तु और सेवा कर 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। GST परिषद की कल हुई बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर गतिरोध सुलझ गया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर का 90% टैक्स असेसमेंट का अधिकार राज्यों के पास होगा। वहीं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर में केंद्र और राज्य सरकारों की बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत थे।
There was a broad view that the 1st of July appears to be more realistic, since it's a transactional tax. It can be introduced at any time. Also, they felt that the industry and trade will have to be given some adequate notice. Finally, it was 90% below 1.5 will remain with the state. Only 10% the center will do only in services, not in goods. I dissented. केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने की योजना पर अमल की जिम्मेदारी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम प्राधिकरण यानी ईपीसीए को सौंप दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी प्रदूषण स्तर के हिसाब से कदम उठाने की योजना लागू करने के लिए अधिसूचना में ईपीसीए को यह जिम्मेदारी दी है। अगर दिल्ली एनसीआर में 48 घंटे तक वायु प्रदूषण आपातकालीन स्तर से ऊपर रहता है तो शहर में खुद ही सम विषम योजना लागू की जा सकेगी और निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी। भारत में अपनी तरह की पहली योजना के तहत स्कूलों, बिजली संयंत्रों को बंद किया जा सकता है और लोगों को प्रदूषित इलाकों से परहेज करने के साथ ही घर के बाहर कम निकलने जैसे परामर्श भी जारी किए जा सकते हैं। ईपीसीए की सदस्य सुनीता नारायण ने इसे प्रदूषण प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने 8 जनवरी को पार्टी की रैली में लोगों से कांग्रेस और बीजेपी से पैसा स्वीकार करने और वोट आम आदमी पार्टी को ही देने की बात कही थी। आयोग ने केजरीवाल को बुधवार तक अपना जवाब देने के लिए कहा है। गोवा में एक दौर में 4 फरवरी को मतदान होना है और वहां 4 जनवरी से आदर्श आचार संहिता लागू है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एनएन वोहरा की अगुवाई में कल बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली में हुई इस बैठक में यह भी तय किया गया कि इस साल यात्रा 48 दिन के बजाय 40 दिन की होगी और ये सावन पूर्णिमा के मौके पर 7 अगस्त को खत्म होगी। बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के मद्देनजर भी बैठक में चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में सजा पाए भारतीय नागरिक के बारे में भारतीय दूतावास से जानकारी मांगी है। 32 साल के मंसूर हुसैन को सऊदी अरब की एक अदालत ने डकैती के मामले में 1 साल कैद और 300 करोड़ की सजा सुनाई है, जिसे लेकर उनके परिजनों ने विदेश मंत्री से अपील की थी। विदेश मंत्री ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। परिजनों के मुताबिक पिछले साल अगस्त में बैंक में पैसा जमा कराते वक्त उन्हें डकैती का आरोप लगाकर हिरासत में लिया गया था। चीन ने भारत की एनएसजी की सदस्यता के मुद्दे पर फिर तल्खी दिखाई है। चीन ने कहा है कि भारत के लिए ओबामा प्रशासन को ये विदाई तोहफे के रूप में नहीं दिया जा सकता है। ये बयान ओबामा प्रशासन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि चीन भारत की सदस्यता को रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक एनएसजी में भारत की सदस्यता और उसके एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए जाने से जुड़ी है और इस मामले में हमने स्थिति साफ कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का 47वां वार्षिक सम्मेलन कल स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गया। हालांकि इसकी औपचारिक शुरुआत आज होगी। सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से अलग अलग कंपनियों के 100 प्रतिनिधियों का दल दावोस पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल शुरुआती सत्र में सभी तरह की संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा कम होने पर चिंता जताई गई और सरकारों को ज्यादा जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने पर जोर दिया गया। मेक्सिको के क्विंटाना रू राज्य में एक संगीत समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें कनाडा के 2, इटली और कोलंबिया का एक नागरिक शामिल है। गोलीबारी की घटना ब्लू पैरेट क्लब में बीपीएम म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हुई। पुलिस के मुताबिक क्लब के भीतर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
और आइए अब बात करते हैं खास शख्सियत की। महल, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसी सफल फिल्मों के निर्देशक और निर्माता कमाल अमरोही की आज जयंती है। साथ ही कमाल साहब बेहतरीन गीतकार, पटकथा और संवाद लेखक भी थे। संगीत और कलात्मकता उनकी फिल्मों की जान होती थी। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिल्म पाकीज़ा का ये यादगार डायलॉग कमाल अमरोही की कलम से निकला था। उन्होंने बेहद चुनिंदा फिल्में की, लेकिन जो किया पूरी तबीयत और जुनून के साथ। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। 17 जनवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे कमाल साहब की पहली सुपरहिट फिल्म पुकार थी। फिल्म महल के जरिए कमाल अमरोही ने निर्देशन में कदम रखा। कमालिस्तान स्टूडियो की फिल्म पाकीज़ा उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी। रज़िया सुल्तान फिल्म के जरिए उन्होंने अपने निर्देशन का एक बार फिर लोहा मनवाया। तुम्हारी खातिर हम आसमां पर एक और दुनिया सजा रहे हैं। अपने कमाल से दर्शकों को बांध देने वाली ये अजीम शख्सियत 11 फरवरी 1993 को दुनिया को अलविदा कह गई। रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के चुनाव के लिए अधिसूचना आज। नामांकन का काम होगा शुरू। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आज हो सकता है चुनावी समझौते का ऐलान। लांबी सीट से प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ेंगे अमरिंदर सिंह। सिद्धू को अमृतसर पूर्व से टिकट। बीजेपी की आखिरी सूची से 2 मंत्रियों की छुट्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस। वोटरों को पैसे लेने के लिए उकसाने का आरोप। 19 जनवरी तक मांगा जवाब। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को केंद्र की मंजूरी। 48 घंटे तक आपात स्थिति रहने पर बंदिशें होंगी लागू। ईपीसीए को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी। एनएसजी में भारत के प्रवेश पर चीन का रुख तल्ख। कहा, ओबामा को विदाई तोहफे के तौर पर नहीं दे सकते सदस्यता। अमेरिका ने लगाया था चीन पर अड़ंगा डालने का आरोप। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।